हेलो दोस्तों, द परमाणु एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं अभिनव आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो आपके आगामी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पहला सवाल जो है एंशिएंट हिस्ट्री से है कि विच अशोका रॉक एडिक्ट्स डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर। अशोक के जीवन की अगर 3 या 4 प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे तो उसमें ये कलिंगा युद्ध का जिक्र जरूर आ जाएगा, जिसने अशोका के हृदय को परिवर्तित कर दिया। और वो जो पहले युद्ध घोष में विश्वास रखते थे, अब वो शांति की बात करने लगे थे और बुद्धिज्म के मार्ग पर चलने को तैयार हो गए थे। उनका एक अपना कंसेप्ट था धम्म का। तो ये सब कुछ हो पाया कलिंग पर जब उन्होंने ब्लडशेड को देखा, इतने लोगों की मौतें हो गई, इतनी घरें तबाह हो गई, तब जाके अशोक को एकदम से सदमा लग गया कि ये क्या कर दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर ये जो कलिंगा वॉर है और जो उससे इंजरीज वगैरह हुई हैं, उसका जिक्र मिलता है रॉक नंबर 13 पर, एडिक्ट नंबर 13 पर। तो ये तो एक बात हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि रॉक एडिक्ट 1 पर किस बात का जिक्र है, या रॉक एडिक्ट नंबर 7 जो है उस पर किस बात का जिक्र है, इस तरीके से। तो इस सवाल से आपको ये सीख लेना है कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं, जैसे पहला है, 7वां है, 13वां है, 9वां है, तो इनके बारे में कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर चूंकि समय की बंदिश है और मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन इस वजह से साझा करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। दूसरा सवाल जो है ये है मध्यकालीन भारत से, हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस। कि ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि किसी राजा को 2 बार उसका राजाभिषेक हो जाए। अगर होता है तो स्पेशल सर्कमस्टांस रहे होंगे, या ये होगा कि एक बार कहीं और हो गया राजाभिषेक और एक बार अपने सीट पर आके होता है। ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, जो कि शाहजहां की औलाद है। और औरंगजेब का जो रेन है वो जब खत्म हो जाता है तब हम कहते हैं कि हम मॉडर्न इंडिया में घुस गए हैं, यानी 1707 के बाद की बातें होती हैं। ओके, तो जो कोरोनेशन होता है औरंगजेब का वो 2 बार होता है। जो ये पहला कोरोनेशन है वो 31 जुलाई 1658 को होता है। कहाँ पर? तो दिल्ली में। और दूसरा है 15 जून को होता है और वो होता है 1659 में, यानी करीब 1 साल बाद, जब उसने देवराय पर विजय प्राप्त किया। बैटल ऑफ देवराय जीतने के बाद इसका दूसरे बार कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक। ओके, तो यही कुछ बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच करना है, यहाँ पर गवर्नर जनरल्स के नाम दिए गए हैं और उसके समय में कौन सी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, इस बात का मैचिंग करना है। कुछ गवर्नर जनरल्स का रेन बहुत ही अच्छा रहा है, जो लोगों के सेंट्रिक था, इंडियंस के बारे में उन्होंने सोचा है, ऐसा भी दिखता है। और कुछ काफ़ी क्रूएल और ब्रूटल रहे हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अब आप वैसे सोचिए कि अगर कोई प्रोहिबिशन करता है सती प्रथा पर, तो वो कितना अच्छा इंसान रहा होगा, है ना। तो ये सती पर प्रोहिबिशन कब होता है? तो राजा राम मोहन रॉय के समय में होता है। और उस समय कौन होते हैं गवर्नर जनरल? तो ये बेंटिक साहब होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे ठगी अनुमूलन, ये सब कुछ होता है। तो बी के साथ तो 1 आएगा, ये बात तय है। जिसमें जिसमें नहीं है आप उसको हटा दीजिए, या तो ऑप्शन ए होगा नहीं तो ई होगा। अब देखते हैं कर्जन। कर्जन के समय आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में, यानी डी के साथ 3 होना चाहिए। रिपन को किस लिए जाना जाता है? लॉर्ड रिपन, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है, यानी सी के साथ 2। और डलहौजी साहब जो हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाते हैं कि किसी भी अगर राजा का अपना बायोलॉजिकल सन नहीं होगा या डॉटर नहीं होगी तो उसके पूरे के पूरे राजपाट को अंग्रेजी हुकूमत जो है वो हथिया लेगी। इस तरीके की बात की गई। ये भी एक फैक्टर था जो झांसी की रानी को आना पड़ा मैदान में। तो क्या होगा 3 का सही जवाब? सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए।
ओके तो और भी जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट काम है ये सब कुछ आप देख लीजिए। एक मेरा आपसे सवाल है कि भारत में इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल आया है जो कि यहूदी या ज्यू सेक्ट से थे, रिलीजन से थे, उनका क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला जो सवाल है देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा और डरावना लग रहा है लेकिन उतना ही आसान है। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। पहला है कि जो किताबुल हिंद की पुस्तक है ये अल मसूदी के द्वारा लिखी गई है, अल मंसूरी भी बोलते हैं। क्या ये बात सही है? सोच के विचार के सही जवाब दीजिए। तो ये अल बर्नी की लिखी गई किताब है, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। ठीक है, अल बर्नी जो है वो एक बहुत बड़े फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन रहे हैं और जब मोहम्मद गजनी की बात करते हैं तो उसके जो कोर्ट्स मतलब ये मंत्री परिषद होती है उसमें से एक ये व्यक्ति होता है। ही ट्रेवल टू इंडिया कब? तो जब गजनी आता है यहाँ अटैक करने उस समय, और यहाँ पर किताबुल हिंद ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बुक लिखी जाती है और यहाँ पर जब उस व्यक्ति ने एक्सप्लोर किया हिंदू फेथ जो प्रैक्टिस किया जा रहा था उस समय के भारत में, तो एक बहुत ही खूबसूरत रचना लिखी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ गलत है, तो ऑल नहीं हो सकता है, ये ए वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ है हटा दिए। पर्सियन ट्रेवलर जो है अब्दुल रजाक, ये इंडिया आता है इन रेन ऑफ देवराय टू। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जब हम संगम डायनेस्टीज को देखते हैं, उस समय की बातों को समझते हैं तो ये बात एकदम सही साबित होता है। और एक इटालियन ट्रेवलर है निकोलो कॉन्टी, ये आता है इंडिया देवराय वन के समय में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और भी जो भी लोग आए हैं, इंडिका किसने लिखा, एक ये सवाल हो सकता है। वेंसियांग कब आता है, फाहियान कब आता है, इत्सिंग कब आता है, कैप्टन कुक कब आया है, सारा इंपॉर्टेंट है, सब आपको देख के जाना होगा परीक्षा में। ठीक है, अगला जो सवाल है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं और उसके आधार पर आपको सही जवाब देना है। पहला स्टेटमेंट है कि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री साहब के द्वारा की गई थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी बता सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने उसकी स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये बात गलत हो जाती है। हमने अभी अभी देखा कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लाला लाजपत राय आर्य समाज से जरूर जुड़े थे लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना नहीं की है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, जो जमींदार थे उस समय के, और द्वारका नाथ टैगोर जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर के दादाजी हुए, बंगाल के सबसे धनी व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट, और उस समय इनकी अपनी कोयला की कोयलवरियाँ थीं। सोच सकते हैं इतने रीच, इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कि क्या ही बात की जाए। तो यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बात हो रही है सन 1938 की। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये सेटअप की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो उस समय चेयरपर्सन कौन थे जब ये नेशनल प्लानिंग कमेटी बन रही थी? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, पताभी सीतारमैया, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। वक्त को याद करिए, यहाँ पर कांग्रेस में एक और फूट पड़ना बाकी था जब हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो अलग हो जाते हैं और आगे होके अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। लेकिन ये सब कुछ 1939 में हुआ है। उसके 1 साल पहले की बात है कि सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, और उसके चेयरपर्सन होते हैं नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या मकसद था? यही गोल था कि इकोनॉमिक प्लान बनाया जाए और कोर गोल हो ताकि इंश्योर कर सके एक सफिशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारतीय जनता के लिए। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोचिए उस समय के लीडर्स लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ाद करना है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी हमें मजबूत रहना है, सुदृढ़ रहना है। यह भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है। कितना साक्षात नजर आ रहा है।
ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको बताना है अगस्त 15, 1947 जन गण मन और सारे जहां से अच्छा जो है ये गाया गया था 15 अगस्त को। किसके द्वारा गाया गया था? चलिए मैं सीधे सही जवाब बता देता हूं। तो सही जवाब है MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। ओके, देखिए जिस दिन हम आज़ाद हुए हैं उस दिन की एक और ख़ास बात है और मैं जिक्र कर देता हूं शहनाई वादक। क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शाहाबाद बिहार के क्षेत्र से आते थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की शायद सबसे बड़ी फेस है मेरे नज़र में। और जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस दिन रेड फोर्ट से शाम को शहनाई का एक प्रोग्राम रखा गया था और उसमें सबसे आगे से लीड कर रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बक्सर के रहने वाले। और इतना ही नहीं, जब हमारा देश गणतंत्र हो रहा था 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी 1925 की शाम को रेड फोर्ट से फिर एक बार इन्होंने शहनाई बजाने का काम किया था। और मुस्लिम फेथ में विश्वास रखते थे, लेकिन बनारस में जो भी टेम्पल्स हैं वहाँ पर भगवान को प्लीज करने के लिए, इन्होंने हिंदू गॉड को प्लीज करने के लिए हमेशा शहनाई बजाया। इस तरीके के लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में। हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, MS सुब्बुलक्ष्मी। ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर 4 ऑप्शंस को मैच करना है कि पहला एंग्लो मैसूरू वॉर कब हुआ, पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर कब हुआ, पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ और पहला एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ। ट्रीटी वगैरह कौन कौन से हुए हैं ये सब भी सवाल बनता है। तो देख लीजिए, जो पहला एंग्लो मैसूरू वॉर हुआ ये हुआ था 1766 से 69 के बीच में। इस समय टीपू सुल्तान के फादर इस स्ट्रगल में शामिल थे। क्या आप टीपू सुल्तान के पिता का नाम बता सकते हैं? और उस समय ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। ओके, दूसरा जो है पहला यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार, ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1746-48 के टाइम में और उस समय एक्सला चैपल की संधि हुई थी। पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 से 82 तक। ओके, और उस समय शलबाई की संधि हुई थी। और पहला एंग्लो नेपाल वॉर जो होता है वो होता है 1814-16 में, और जब सगौली की संधि होती है और काली नदी वगैरह का जो डिमार्केशन है वो सब तय किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इन चीज़ों में अगर कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं ना तो आप योद्धा हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि वो कौन सा मुगल इंपरर है बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र हुआ था सिराजुद्दौला के लिए और किस तरीके से ब्लैक होल इंसिडेंट का बहाना बना के, और यहाँ पर जो भी हमारे ही समाज में रह रहे लोग होते हैं जो थोड़े से पैसों के लिए अपने जमीर का सौदा कर देते हैं, तो वैसे ही लोगों के कारण हम बैटल ऑफ प्लासी हार गए थे। उस समय क्या बता सकते हैं कि मुगल के तख्त पर कौन बैठा था? तो आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम जो है वो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय जो है ये मुगल इंपीरियर है इंडिया का 3 जून 1754 से लेके 29 नवंबर 1759 तक। ये जहांगीर शाह का औलाद हुआ। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये लड़ी गई थी सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका हेड था रॉबर्ट क्लाइव, मद्रास से आया था युद्ध लड़ने के लिए। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इलाही समवत अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आप जानते हैं कि दीन इलाही धर्म शुरू किया गया था जहां सारे धर्मों के ब्यूटीज को कनेक्ट किया गया था, जो भी अच्छी बातें थी उनको एक साथ लाया गया था और एक इलाही समवत स्टार्ट किया गया था। इट मींस कैलेंडर। कब शुरू किया गया? 1582 में, 1582। रिमार्केबल ईयर है। ओके, तो यहां पर आइडिया था कि कंबाइन किया जाए इस्लाम और हिंदुइज्म को। देखिए यहां पर हिंदुइज्म लिखा गया है, यहां पर हिंदुइज्म को बहुत एक ब्रॉड टर्म में समझने की जरूरत है। हिंदू वे ऑफ लाइफ, साथ ही साथ यहां पर क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियन, जैनिज्म, सारे फेथ्स को यहां पर मर्ज किया गया था और वहां पर चर्चाएं होती थी उसके बारे में, जो भी अच्छी बुरी बातें थी, लेकिन कई बार काफी हीटेड डिबेट्स हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा का मौका हो जाता था। अगला सवाल है, विच ऑफ दीज बुक्स वॉज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो कि एक बहुत
प्रतापी राजा थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं, जैसे कि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। लेकिन जो हर्षचरित है ना, ये उन्होंने नहीं लिखी है, उनके कोर्ट पोएट बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। ओके। और हर्षवर्धन के समय में ही वेनस्यांग भारत को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि विक्रम संवत की शुरुआत 58 एडी में होती है। क्या यह बात सही है? शाक संवत जो है ये 78 एडी में शुरू होता है, सॉरी ये 58 बीसी है, नॉट एडी। शाक संवत 78 एडी, क्या सही है? और गुप्ता एरा क्या 319 बीसी में शुरू होता है? तो देखिए गुप्ता एरा जो है आप जानते हैं कि ईसा के बाद का है, ये बीसी हो ही नहीं सकता है, 319 एडी है, बीसी तो हो ही नहीं सकता है। जहां जहां सी है उसको हम हटा देते हैं, हमें सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही है। गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत किसके द्वारा? तो श्री गुप्ता के द्वारा। अगला जो सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है, यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है दिए गए नामों को। चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर, ये सारे के सारे आक्रमणकारी हैं जो कि अलग अलग टाइम पर इंडिया को इन्वेड किए हैं। तो हम क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए सही जवाब? तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे गजनवी, फिर गोरी, फिर चंगेज खां और अंत में तैमूर ए लंग। कैसे? देखिए मोहम्मद गजनवी जो है वो 1026 में आता है आखिरी बार। ओके, मोहम्मद गोरी जो है ये पहला अटैक करता है 1175 में, और 1221 की बात है जब मंगोल कनकिरर जो है चंगेज खान वो आता है। ठीक है, और तैमूर जो है वो आता है 1398 एडी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दीवान ए आमिर कोही, ये डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये मैंने क्वेश्चन को ही बदल दिया, मैंने आंसर ही बता दिया कि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था। किसके द्वारा शुरू किया गया है ये बता दीजिए। तो ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। कई बार एमबीटी को पगला बादशाह के रूप में जाना जाता है, हालांकि ही वाज अ फार साइटेड रूलर, और उन्हीं के द्वारा टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई थी। और ये अपनी राजधानी को बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। उनके डिसीजंस जो थे समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन पगला बादशाह कहना कहीं से भी उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर आपको मैच कराना है। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब का है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है, विडो रीमैरेज एक्ट कब का है, और इंडियन फेमिन कोड कब आता है। ओके, तो देखिए जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम है ये सन 1885 का है। इसी तरीके से जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है ये है 1878 का। विडो रीमैरेज एक्ट जो है ये 1856 में आता है, यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम के 1 वर्ष पहले। और इंडियन फैमिन कोड जो है ये 1883 में आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, A1, B2, C3 एंड D4। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। In which of the following Veda अंगाज एंड मगध आर मेंशन, यानी देखिए कि वो कौन से वेद हैं जहां पर अंग और मगध महाजनपद का जिक्र मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका जिक्र मिलता है अथर्ववेद में। अंग और मगध दोनों ही आज के बिहार के प्रांत में पड़ते हैं। मगध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जनपद के रूप में उभरता है, जो कि बहुतों को अपने में सिमुलेट कर लेता है। हर्यक डायनेस्टी से भी अगर शुरुआत माने तो ये धीरे 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 इंपावर्ड होता जाता है। पहली राजधानी राजगीर होती है और इस भूमि ने बहुत सारे प्रतापी राजाओं को देखा है। अथर्ववेद सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। Which of the following सिलसिला वॉच अगेंस्ट म्यूजिक इन सूफीज्म, निम्नलिखित में से कौन सा सिलसिला सूफीवाद में संगीत के खिलाफ दिखते हैं? कादरी, सत्तारी, फिरदौसी या नक्शबंदी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी सूफीज्म का दौर रहा या फिर भक्ति का दौर रहा, तो यहां पर जो संत हुए हैं ये सेल्फ लव, लव फॉर सोसाइटी,
इस तरीके की बात किए, दिन भर भक्ति में डूबे रहते थे, संगीत, धून, नृत्य, इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन एक ऐसा सिलसिला है सूफीज्म का जो इसके खिलाफ था, वो है नक्शबंदी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सुन्नी ऑर्डर का सूफीज्म है और इसका जो नाम डेराइव्ड है बाबाउद्दीन नक्शबंद बुखारी के नाम से है। ये जो सिलसिला है ये संगीत के खिलाफ था और औरंगजेब इस सेक्ट का, इस कह लें कि सिलसिला का सपोर्टर था और इसी वजह से औरंगजेब के दौर में संगीत, चित्रकारी या फिर नृत्य, ये सब कुछ जो है वो बंद कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। यहां पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है साइमन कमीशन के बारे में, कि इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी ताकि इंक्वायर किया जा सके 1919 के एक्ट को। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि 1919 के एक्ट को क्या कहते हैं। सही जवाब है मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, तो ये बात सही है क्या? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। क्या इसके रिकमेंडेशंस थे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए? जी हाँ, ये भी बात कही गई थी। और क्या यहाँ पर साइमन कमीशन ने इंडियन लीडरशिप को समर्थन किया था? तो बिल्कुल नहीं किया था। पीपुल प्रोटेस्टेड, क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों का आप तकदीर लिख रहे हैं, भारत भाग्य विधाता, और उसमें एक भी भारतीय नहीं। ये किस तरीके की विरोधाभास है? तो इस तरीके की हिपोक्रेसी से भारतीय अब ऊपर उठ चुके थे और इस तरीके की चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। जम के साइमन का बगावत होता है, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी दौर में हमारे लाला जी को लाठी लग जाती है। ओके, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं कि वो कौन सा कांग्रेस का सेशन था जहां पर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? नागपुर सेशन, लखनऊ सेशन, कराची सेशन, लाहौर सेशन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 1931 का कराची सत्र था, यहीं पर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। अभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से इनको जगह मिली हुई है, लेकिन 1931 में देखिए इसकी डिमांड चल रही है। इसी से मैं कहता हूं कि हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में नहीं लिखा गया है। इसको लिखने में 100, 150 और 200 साल लगे हैं। ओके, अब बता दीजिए कि कराची सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? और आज का आखिरी सवाल है, द फर्स्ट दिल्ली दरबार वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? पहले ये तो मालूम हो जाए कि दिल्ली दरबार हुआ कब था। पहला 1877 में हुआ था। कब? जब रानी विक्टोरिया भारत को आती हैं, विक्टोरिया मेमोरियल बनता है उनके याद में, और उसके लिए मार्बल लाया जाता है मकराना से। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन थे? जनरल लिटन साहब थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे। इस तरीके से इतिहास के हमने 20 सवालों को देखा। फिर हम आगे मिलेंगे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।